जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के लेक्चर में हमने सैयद वंश समाप्त किया था, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश तक का इतिहास पढ़ चुके हैं। और मैं आपको एकदम इस तरीके से बताया हूँ, इस तरीके से समझाया हूँ कि आपको जो है बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जितना मैं बताया हूँ बस उतना ही आप पढ़िए। उससे ज्यादा अगर यदि आप कोशिश करेंगे पढ़ने की तो आप उलझ जाएंगे, समय बर्बाद करेंगे और आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा। इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। इस बात को मैं हर लेक्चर में बताता हूँ। इस बात को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको बताया कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता का एक ग्रंथ उठा के ला के पढ़ सकते हैं, इतना मोटा ग्रंथ पढ़ते रहिए साल भर तक। ठीक। तो जो रेलिवेंट है बस उतना ही पढ़िए। ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लोधी वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी राजवंश। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश थे। DKTSL। डी फॉर दास वंश, के फॉर खिलजी वंश, टी फॉर तुगलक वंश, एस फॉर सैयद वंश और यल फॉर लोधी वंश। तो सैयद वंश तक पढ़ चुके हैं, लोधी वंश आज हम पढ़ेंगे। और लोधी वंश को याद करने का तरीका मैं आपको पीछे के क्लास में, जब मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री का एक संपूर्ण कालीन इतिहास की रूपरेखा बता रहा था, उसमें मैं आपको पूरा बताया कि कैसे याद करना। कैसे मैंने बताया था याद करने के लिए? BSI की SBI। BSI। बी फॉर बहलोल लोधी, एस फॉर सिकंदर लोधी, आई फॉर इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश में कुल 3 ही शासकों को हमको पढ़ना है और 3 ही शासक हुए भी हैं। ठीक है। कैसे याद करना है? BSI, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, ऐसे आप करके पढ़ सकते हैं। BSI, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस कर लीजिए। ठीक है। या SBI करके ऐसे याद कर लीजिए कि SBI नहीं है भाई, BSI है, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक। तो बालोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लोधी वंश के संस्थापक के बारे में। क्या नाम है उसका? बहलोल लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए। अभी इसको मत देखिए, अभी थोड़ा समझ लीजिए। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? 5 राजवंश थे। DKTSL। ठीक। अब ये शुरू के जो 4 राजवंश थे, ये शुरू के जो 4 राजवंश थे ये तुर्क थे। और लोधी क्या है? अफगान। लोधी क्या है? अफगान। यानी कि अफगान, तो यहीं से प्रथम अफगान वंश शुरू होता है। लोधी वंश से प्रथम, ये अफगान थे। लोधी क्या थे? अफगान थे। और शुरू के जो 4 राजवंश थे वो क्या थे? तुर्क थे। अच्छा, इसको प्रथम अफगान वंश, अफगान ही कहना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको प्रथम अफगान वंश कहते हैं क्योंकि द्रुति भी आएगा, प्रथम इसीलिए रखा गया। द्रुति कब आएगा? जब हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें उसमें सूर वंश एक आएगा, 40 से 55 के बीच। सूर वंश जिसमें शेर शाह सूरी आएगा, वो द्वितीय अफगान वंश है। ठीक है। तो इसीलिए प्रथम इसका नाम रख दिया गया, ये प्रथम अफगान वंश है। तो लोधी वंश क्या है? प्रथम अफगान वंश है, ये भी दिमाग में आप रखेंगे। ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं इसको। बोर्ड में मैंने जो लिखा इसको आप समझ लीजिए पहले। देखिए, बहलोल लोधी 1451 से 1489, इस चीज को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक है, ये मैंने बता ही दिया। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे लंबा शासन, यानी कि दिल्ली सल्तनत में अब तक जितने भी शासक के बारे में मैंने बताया, उन सभी शासकों में सबसे लंबा शासन किसका है? बहलोल लोधी का है। कितने वर्ष? 38 वर्ष। अब ये 38 वर्ष मत रटने लगिएगा, स्टेट PCS के एग्जामों में पूछ लेता है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि 38 वर्ष जो है बहलोल लोधी, सबसे लंबा शासन बहलोल लोधी का। राजाओं में, राजाओं में सबसे लंबा, दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा उसमें सबसे लंबा शासन किसका है? बहलोल लोधी का है, 38 वर्ष है। ठीक है। अच्छा, तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी
कि लोधी वंश में बहलोल लोधी सबसे ज्यादा। ठीक। आगे देखिए, लोदियों की एक जनजाति साहू खेल से संबंधित। कौन? बहलोल लोधी। यानी कि बहलोल लोधी जो था एक जनजाति था, और कौन सी जनजाति थी? साहू खेल। यानी कि बहलोल लोधी क्या था? जनजाति था। बहलोल लोधी नहीं, लोधी वंश ही पूरा जनजाति था, कबीलाई समाज था। अफगान, मैंने बताया ना अफगान वंश है, तो अफगान, जैसे मैंने लिखा ना कि ये प्रथम अफगान वंश, तो जो अफगान वंश, अफगान के लोग होते हैं वो लगभग कबीलाई समाज पे आधारित होते हैं। ठीक। तो कबीलाई समाज, कबीलाई समाज में क्या होता है? कबीलाई समाज में ऐसा नहीं होता है कि राजा ऊपर बैठा है और सभी लोग उसके, उसकी मंत्री परिषद जो है नीचे बैठी है। ये नहीं होता है। राजा मंत्री परिषद ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या होता है? सभी लोग एक बराबर। ठीक है, सभी लोग एक बराबर, कबीलाई समाज अफगान में, अफगान, ठीक है, सभी लोग को एक बराबर, मतलब राजा सबसे ऊपर नहीं है, राजा और उसकी मंत्री परिषद क्या है? एक बराबर ही है। कबीलाई समाज में जैसे 10 लोग हैं मान लीजिए, तो 10 लोगों में उसी में से किसी एक को नेता उनका चुन लिया जाएगा। ये नहीं है कि वो नेता चुन लिया गया तो उसको राजा बना दे, नहीं, साथ ही में बैठना है। कबीलाई समाज में ये होता है, राजा और मंत्री मंत्री परिषद टाइप नहीं होता है। ठीक है। ये जो है, चूंकि ये अफगान था, ठीक, तो यह अफगान अमीरों की बड़ा रिस्पेक्ट करता था। कैसे? कोई अफगान अमीर यदि दरबार में आ रहा है तो ये अगर बैठा तो खड़ा हो जाता था। ठीक। और और अपने जो जनता उनके साथ बैठता था, नीचे दर्री पे, कोई गद्दी उद्दी पे नहीं बैठता था, अफगान अमीरों के साथ नीचे बैठता था, उनके बराबर में बैठता था। अपने आप को कभी दिखाया ही नहीं कि मैं राजा हूं। ठीक है। अफगान अमीरों की बड़ा इज्जत करता था। कौन? माने एक तरह से भाईचारा, एक भाईचारा और संघवाद टाइप का अपना जो, इसका जो राज्य का सिद्धांत था, एक भाईचारे का, कि हाँ हम सभी लोग क्या है, भाई भाई हैं। ठीक। मिल के काम करेंगे, इस टाइप का बहलोल लोधी था। और कोई भी अफगान अमीर आता था तो उसकी बड़ा रिस्पेक्ट करता था, खड़ा हो जाता था, उनके साथ बैठता था, उठता था। ठीक है। लेकिन आगे जब सिकंदर लोधी आएगा तो ये इस टाइप का नहीं है। वो अफगान अमीरों पे थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करेगा, सिकंदर लोधी। ठीक है। इसीलिए इसका जो सिद्धांत है, राजत्व सिद्धांत बहलोल लोधी का, संघवाद व भाईचारे पर आधारित है। और लोधियों की जनजाति साहूखेल से संबंधित, मैंने बता दिया कि जनजाति क्या है, और इस जनजाति के कारण संघवाद और भाईचारे पर इसका जो राज सिद्धांत है कैसे आधारित है। भाई, भाईचारा मतलब जो अफगान अमीर है उनके साथ एकदम लेवल में, जनता के साथ लेवल में, कोई राजा कोई मंत्री परिषद नहीं, सब कुछ एक बराबर। तो क्या हो गया? ये भाईचारा हो गया कि नहीं हो गया? संघवाद भी वही है स्थिति। ठीक है। तो इसका राजनीतिक सिद्धांत क्या होगा? संघवाद एवं भाईचारे का सिद्धांत हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखिए, ये दो चीज मैंने छोड़ दिया था, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। जौनपुर का विलय, जौनपुर का विलय, जौनपुर का विलय इसने किया। मैंने आपको बताया था कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके स्मृति में? अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में। जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। ठीक। आगे जौनपुर में क्या होगा? फिर जौनपुर को कौन पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लेगा? कौन राजा बनेगा? सरकी डायनेस्टी। मैंने बताया था, नासिरुद्दीन महमूद के समय मलिक सरवर उर्फ पूर्व का स्वामी, मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां, ठीक है, जिसको मलिक उसर्क की उपाधि दिया गया। कौन दिया? नासिरुद्दीन महमूद ने, पूर्व का स्वामी। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। सरकी डायनेस्टी आती है, उसी सरकी डायनेस्टी को ये हरा कर, उसी सरकी डायनेस्टी को ये हरा कर ये विलय कर लेता है, जौनपुर का विलय कर लेता है। ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया कि बहलोली नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया, और यह इसके अपने समय से चलाया। और ये कब तक चला? अकबर के काल के पहले तक चला। कितना महत्वपूर्ण है ये बात, कि ये इसके ही शासन काल नहीं, इसके बाद सिकंदर लोदी आएगा, इब्राहिम लोदी आएगा,
बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, इन सब के शासन काल तक इसका सिक्का, चांदी का सिक्का चलता रहा और अकबर के शासन काल के पहले तक चलता रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहलोली नाम का चांदी का सिक्का। ठीक है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। राजत्व सिद्धांत इसका मैंने आपको बता ही दिया कि अफगान जो थे एक कबीलाई समाज पर आधारित था। साहू खेल कबीला से संबंधित थे ये सब। अब कबीलाई समाज में कोई राजा वजा नहीं होता है, कोई राजा उसकी मंत्री परिषद नहीं, सब लोग भाईचारे पे चलते हैं। ठीक है, अफगान अमीरों की बड़ा रिस्पेक्ट करता था, वो आते थे तो खड़ा हो जाता था, उनके साथ बैठता था। ठीक है, इसलिए संघवाद और इसके सिद्धांत क्या कहते हैं, संघवाद व भाईचारे पर आधारित। आगे जब सिकंदर लोदी आएगा तो उसका सिद्धांत क्या होगा, शक्ति एवं उसका राज्य सिद्धांत क्या होगा, शक्ति एवं संयम का सिद्धांत। ठीक, और सिकंदर लोदी अफगान अमीरों पर नियंत्रण भी करेगा। ये बड़ा बढ़ावा देता था, लेकिन सिकंदर लोदी क्या करेगा, नियंत्रण भी करेगा। ठीक, बहलोल लोदी में बस इतना ही है। आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो सबसे लंबा शासन, ठीक, दूसरा इसका जो बहलोली नाम का सिक्का, तीसरा राजत्व सिद्धांत। ये तीन चीजें आपको बहलोल लोदी के बारे में दिमाग में रखनी है। तो अब आपको बहलोल लोदी इतना ही पढ़ना है, बहलोल लोदी इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश भी मत करिएगा। ठीक है, अच्छा, बहलोल लोदी ने कुछ अपने सैन्य अभियान भी किए। ठीक, उन्हीं सैन्य अभियानों में ये जौनपुर का जो विलय होता है, तो और भी अभियान है, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये जौनपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण, सरकी डायनेस्टी को समाप्त करके इसने जौनपुर का विलय किया। ठीक है, तो ये तो हो गया बहलोल लोधी। इसके बाद हम कौन सा शासक को पढ़ेंगे, बहलोल लगी, एसबीआई की बीएसआई, बीएसआई। इसके बाद कौन सा शासक आएगा, सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी को दिल्ली सल्तनत का द्वितीय कट्टर, सर्वाधिक रूप से कट्टर एक था, मैंने आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक, और द्वितीय कट्टर सिकंदर लोधी। ठीक है, तो आगे हम सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।